हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा और उसके जो स्पेशल केसेस थे वो डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वेक्टर को उसके घटक के रूप में किस तरीके से हम लोग वियोजित करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, हमने लिखा है किसी तल में सदिशों का वियोजन मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, एनी प्लेन, है ना। तो कंपोनेंट्स पहले होते क्या है समझिए। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट के रूप में इसको वियोजित करना। अब कंपोनेंट क्या है, तो देखो किसी भी सदिश को यदि हम लोग उसको इस तरीके से वियोजित करें, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं दो भागों में ऐसे कट कर दूं, मान लो दो भागों में। अब ये दो भागों को मैंने, चलो देखो यहाँ पर देखो, ये भैया मार्कर था, ठीक है, इसको दो भागों में हमने कट कर दिया। ऐसे दो भाग कुछ इस तरीके से, एक भाग यहाँ ऐसे है और दूसरा भाग ये रहा। तो क्या आपको नहीं लगता ये कि भाई, रुक जाओ, दो भागों में हमने ऐसे इसको काट दिया, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगता कि जब हम लोग इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो इसकी लेंथ वही होगी जो पहले इसकी थी, ठीक है, अगर एटम लेवल पर ना देखें तो वही लेंथ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये तो इसी का तो भाग है। उसी तरीके से किसी सदिश को किसी तल में इस तरीके से हम लोग वियोजित करें कि उन दोनों का जो प्रभाव हो वो वही हो जो इस अकेले सदिश का है, ठीक है। तो इन दोनों वियोजित खंडों को हम लोग क्या कहते हैं, इस वेक्टर ए के कंपोनेंट कहते हैं, घटक कहते हैं। अब किसी सदिश के घटक अनेक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तल जिसके घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसा तल जिसमें किसी सदिश के जो घटक हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस प्रकार का जो घटक होता है, या यूं कहे कि घटक होते हैं, वे आयताकार घटक कहलाते हैं, या इंग्लिश में बोले तो हमने यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही पढ़ना है, मीन्स आयताकार घटक पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर जो हमने सदिश लिया है वेक्टर ए, तो इसके अलोंग, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो आएगा वो ए एक्स, और जो वाई एक्सिस पर जाएगा वो ए वाई। तो इससे हम जो एक लाइन ऐसे खींचते हैं और इस पर एक लाइन ऐसे खींचते हैं, तो हम पाते हैं कि ये एक आयताकार शेप लेता है। थोड़ा और इसको बड़ा कर दिया जाए तो ये कैसा लेता है शेप, आयताकार, ठीक है। इसलिए हम लोग इनके घटक को क्या कहते हैं, आयताकार घटक कहते हैं। क्लियर हुआ बातें? अगर मैं यहाँ ओ इसको नाम दूँ, इसको पी नाम दूँ, और इसको क्यू नाम दूँ, और इसको आर नाम दूँ, क्लियर है? तो आपको नहीं लगता कि ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, और ये ए एक्स है तो ए एक्स होगा? वो अलग बात है, उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन क्या जो वेक्टर ए है ये इक्वल होगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के? हाँ, क्योंकि ये इन्हीं के तो कंपोनेंट हैं, इस वेक्टर ए के ही तो ये दोनों कंपोनेंट है। तो फिर उनको जोड़ूंगा तो बात तो जो उनका प्रभाव होगा वो तो इसके इक्वल ही होगा ना वेक्टर ए के, क्योंकि उसी का वो एक तरीके से खंडित है, मतलब कि भाग है। जैसे ये मार्कर को हमने समझाया, तो इस वेक्टर ए को उनके कंपोनेंट्स के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें हमने वही बातों को लिखा है, और यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखा है। क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग कि जो वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, किसी सदिश के कंपोनेंटों को एकांक सदिश के रूप में किस तरीके से लिखते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, इतनी बातें तो हमें भी समझ में आती हैं सर। कुछ अलग बताओ, कुछ नया बताओ, जिससे हमें सवाल करने में या क्वेश्चन करने में मदद मिले। तो देखो, माना सबसे पहले तो देखो, वेक्टर ए को हम लोग वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? और ये किसके लिए? 2D के लिए है, 2D, ठीक है, 2D के लिए, द्विविमीय।
अब देखो, अगर ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो माना x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप और जे कैप हैं, तो क्या हमने एकांक सदिश को बताया था आपको कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखा जा सकता है। जहाँ जो ये ए कैप है ना, ये क्या है, ये डायरेक्शन को केवल बताएगा, जैसे ये आई कैप है, ठीक है। तो किसी वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये परिमाण है, मीन्स किसी सदिश को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन के फॉर्म में लिख दें इनटू उस सदिश का परिमाण के रूप में लिख दें, तो वो हमारा उस सदिश के ही इक्वल होगा। तो उसी तरीके से ये देखिए, ये अगर माना AX का परिमाण, वेक्टर AX का परिमाण इज इक्वल टू AX है तथा वेक्टर AY का परिमाण AY है और वेक्टर A का परिमाण A है, तब हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे, देखो, क्या आपको नहीं लगता कि जो इसके परिमाण के रूप में अगर लिखें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सदिश को, चलो इसको अभी रहने देते हैं, वेक्टर ए ही रहने देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि वेक्टर ए जो है उसको माड इसका परिमाण क्या, AX हमने लिखा, और ये किसके अलॉन्ग है, यक्स अक्ष के, तो यक्स अक्ष में कौन सा, आई कैप, प्लस का AY का, वेक्टर AY का परिमाण क्या, AY हमने माना, और इस क्योंकि ये y अक्ष में है तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जे कैप। तो क्या हम लोग किसी सदिश को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ सर, उसके सदिश का जो घटक होंगे उसको बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, निश्चित तौर पर लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये किसके लिए फॉर्मूला है, तो ये 2D के लिए है। किसके लिए है, 2D के लिए है। अच्छा सर, ठीक है, आगे बताओ। ठीक है, तो ये तो 2D के लिए हो गया। अगर 3D के लिए लिखा जाए, 3D के लिए, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे सर, फॉर 3D के लिए क्या, वेक्टर A इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख तो सकते हैं ऐसे। देख लो, ये जो है ना, ये वो सारा इनका जो प्रभाव होगा वो इसी वेक्टर A के इक्वल होगा। ये आपको समझना होगा, ये आपको क्या करना होगा, समझना होगा। क्लियर है? हाँ, अब जरा सा ध्यान दो। जब हमने आपको बताया था सदिश के बारे में, तो वहां पर हमने आपको कहा था कि अगर कोई सदिश इस तरीके से खींचा गया है, ये सदिश A, तो ये जो एरो है ना, एरो की जो लेंथ होती है वो इस सदिश A का परिमाण बताती है, सदिश A का परिमाण बताती है, और जो इसका हेड होता है वो इसकी दिशा को बताती है। क्लियर हुआ? तो इसके जो कंपोनेंट हैं AX, ये वेक्टर AX का परिमाण क्या होगा, हमने मान लिया कि वो AX होगा। माना वेक्टर AX का परिमाण AX तथा वेक्टर
ए वाई का परिमाण, ए वाई का परिमाण ए वाई। बात समझ में आई है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सदिश है इसका परिमाण है ए एक्स और इसका परिमाण है ए वाई। तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं जरा समझना। अगर ये थीटा बना रहा है, यदि सदिश ए घटक ए एक्स से थीटा कोण बना रहा हो, तब हम लोग कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे, उसको आयताकार बनाएंगे, क्योंकि आयताकार घटक है भी, हमने पहले ही इसके बारे में चर्चा कर लिया है। तब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखना इस त्रिभुज में, इसमें तो त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर, इसके लिए आधार ओ पी अपॉन ओ क्यू होगा कि नहीं होगा। तो ओ पी कितना है, ओ पी परिमाण लिखेंगे, इसकी लेंथ है ना, तो परिमाण है ए एक्स और ओ क्यू कितना है, ये ए हो जाएगा, केवल इसका परिमाण है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, मीन्स ये जो वेक्टर ए है इसका जो कंपोनेंट आएगा ये एक्स एक्सिस पर, वो आएगा ए कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन थीटा इज इक्वल टू लंब पी क्यू अपॉन कर्ण ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कितना, पी क्यू की लेंथ वही होगी जो इसकी होगी, तो ये है ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब ये सब क्यों लिख रहा हूँ भाई, इसकी क्या ज़रूरत है, तो देखो अभी समझ में आएगा क्या ज़रूरत है। पहले इतनी सारी चीज़ें नोट करो, तो मैं आगे बताता हूँ कि क्यों हम लोग इसकी ज़रूरत पड़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये इधर उधर लिख रहा हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये अगर ये ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो जो इस सदिश का परिमाण होगा वो उनके घटकों के परिमाणों के वर्ग के सम का रूट के इक्वल होगा। फिर से समझें, अगर ऐसे सदिश दिया है, ऐसे सदिश दिया है, तो इसका परिमाण हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसका जो परिमाण होगा, समझिएगा, मिटा दूँ आप इसको, इस सदिश का जो परिमाण होगा इसका, वो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये हमें इसका परिमाण मिलेगा, क्या मिलेगा, परिमाण। बात समझ में आई है। अब इस सदिश का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो देखो डायरेक्शन के लिए हम लोग इसकी ढाल निकाल लें, ढाल, तो ढाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, तो ये है आपका ए वाई अपॉन ए एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये थीटा पर ही तो डिपेंड करेगा कि उसकी उनके डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा उनका सम भी क्या होगा, चेंज होगा। ये क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग
कोई सदिश अगर उसके कंपोनेंटों के रूप में दिया है तो उसके कंपोनेंटों के रूप में उस सदिश का परिमाण हम लोग उनके कंपोनेंटों का वर्ग करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो हमें इस सदिश का दिए हुए कंपोनेंट के रूप में सदिश का क्या मिल जाएगा, परिमाण निकल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि इसका ये जो y एक्सिस में है और जो x एक्सिस में है उनका क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे और tan इनवर्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल पाते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं और इस बातों को समझते हैं। हाँ भाई, तो देखिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, दो सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप हैं। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिक्भुजाएं क्या होंगी, अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा है वेक्टर ए का परिमाण। एक बात याद रखें, ये जो हमें सदिश दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, उनके कंपोनेंटों के फॉर्म में दिया है और एकांक सदिश के, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखा। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 1 है, ठीक है, उसको नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन इसमें का जो सेकंड है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि वेक्टर ए का परिमाण पूछा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई सदिश ए है जो कि कुछ इस तरीके से अपने कंपोनेंटों में दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जेड के कैप, इस तरीके से यदि दिया है तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग इसका जब परिमाण निकालेंगे तो क्या कर देंगे, रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें परिमाण मिल जाएगा। मीन्स जो आई का कंपोनेंट है उसका वर्ग, जो जे का कंपोनेंट है प्लस उसका वर्ग, और प्लस जो के कैप का कंपोनेंट है उसका वर्ग। क्लियर हुआ इतनी बातें? तो देखो दिया है, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं भैया, दिया है, क्या दिया है, सदिश ए बराबर हमें दिया है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। तब सदिश ए का परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप का परिमाण, सॉरी आई कैप का गुणांक क्या है, आई कैप का गुणांक क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का गुणांक क्या है, 6 है तो 6 का स्क्वायर, अब प्लस का के कैप का गुणांक वो क्या है, -4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जरा सा सॉल्व करो भैया। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 16। तो ऐड करें तो 6 6 12 और ये 17 और 5 और ये 6 और ये 7, रूट 77। इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, रूट 77। वेक्टर ए का जो परिमाण है वो कितना है, रूट 77। अच्छा सर, ठीक है। अब दिक्भुजाएं क्या होती हैं ये भी बता दो। तो देखो दिक्भुजाएं क्या होंगी, पहले को सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए की दिक्भुजाएं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई सदिश ए अपने कंपोनेंटों के रूप में ऐसे दिया है, क्लियर है, इस तरीके से दिया है। तो इसका जो अब ये इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो सदिश है उसके जो कंपोनेंट हैं वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में है और जेड एक्सिस में भी है। मतलब कि ये 3D के रूप में है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई इस तरीके से ये एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो ये जो वेक्टर है वो इस तरीके से है कि मान लीजिए कि वो अब ये आगे की तरफ ऐसे है ना, ऐसे कि वो एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा कोण बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा कोण बना रहा है,
ऐसे वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए का जो क्या होगा, दिक्कोज्या होगा, वो हो गया क्या, कॉस अल्फा बराबर वेक्टर ए, एक मिनट, ए एक्स, आधार क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब आई कैप का गुणांक बटा ये जो वेक्टर ए है उसका टोटल परिमाण। क्लियर हुआ। फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन, क्योंकि बीटा किसके साथ, वाई एक्स के सापेक्ष, अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, और ये गामा, कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए जेड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरीके से हम लोग दिक्कोज्याएं निकालते हैं। ये हमारी दिक्कोज्याएं। क्लियर हुआ। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए हमने निकाल लिया है, सॉरी वेक्टर ए का परिमाण हमने निकाल लिया है ये, ठीक है, मीन्स ये हमने निकाल लिया है। क्लियर हुआ। तो कॉस अल्फा दिक्कोज्याएं हम लोग निकाल रहे हैं, दिक्कोज्याएं किसकी, सदिश ए की, ठीक है। वो क्या होगा भैया, तो कॉस अल्फा बराबर सदिश ए क्या है, यहां पर देखें ये आई का गुणांक ए एक्स, यहाँ पर आई का गुणांक क्या है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण कितना हमने निकाला, √17, तो यहाँ पर हो जाएगा √77। क्लियर हुआ। तो ये तो ठीक है। दूसरा क्या हो गया भैया, वाई एक्सिस के लिए कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब इसमें क्या, वाई एक्सिस का जो वाई एक्सिस में जो एकांक सदिश है जे कैप, उसका गुणांक, तो वाई एक्सिस में जे का गुणांक क्या है 6 है यहाँ पर, तो 6 अपॉन √77, क्योंकि ये तो सब में सेम है। अब कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा जे कैप का गुणांक, इसके लिए के कैप का गुणांक है ना, के कैप, तो -4 अपॉन √77। तो ये तो सदिश ए के लिए उसकी दिक्कोज्याएं का मतलब ये हुआ कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वे एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, सीधी सी बात है। ये अल्फा इनवर्स भी आप लिख सकते हो, उसके रिजल्टेंट होंगे ये, ठीक है ना। अब यही काम बी के लिए कर सकते हैं आप, बी के लिए, वेक्टर बी के लिए, वेक्टर बी क्या है, ऐसे है, तो बस भैया हर जगह आप बी लिख लो, उसमें क्या है यार, है ना। तो बी के लिए, सदिश बी के लिए यहां पर लिख दें, सदिश बी के दिक्कोज्याएं वो क्या हो जाएंगी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई कैप का गुणांक 2 बाई, लेकिन यहाँ पर वेक्टर बी का तो हमने परिमाण निकाला ही नहीं, तो चलो मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो √13 हो जाएगा, है ना। तो √13 हो गया भैया। कॉस बीटा, यहाँ पर जे कैप का गुणांक क्या है 3/√13, और कॉस गामा 0 अपॉन √13, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, और हमने आपको समझा दिया कि किसी वेक्टर, कोई भी वेक्टर या यूं कह कि सदिश अपने कंपोनेंटों के रूप में अगर विभाजित हो और उसका परिमाण और एकांक सदिश के रूप में अगर वो दिया हो, तो उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसका परिमाण किस तरीके से निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे। क्लियर हुआ। तो अगले लेक्चर में हम लोग और भी कुछ मज़ेदार सवालों को लेकर आएंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।